स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक नई क्लास में। और उम्मीद ये है कि सारे बच्चे सकुशल होंगे, क्योंकि काफ़ी एडवर्स वेदर चल रहा है तो पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे ऐसे में घर में बैठ करके, अपने रूम में बैठ करके। और अब ये तो नहीं कह सकता कि मान लीजिए बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, लेकिन ये है कि कुछ के हिसाब से मौसम ठीक ही है। तो ऐसे में सारे बच्चे अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपने घर में सुरक्षित रहें। देखो, एक चीज़ ये मैं बताना चाह रहा था कि सारे बच्चे जो वीडियो देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसमें रीजन मतलब चाहे आप ज्ञान कहिए चाहे तर्क कहिए, ये जरूर फॉलो करें। फॉलो करने का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ पढ़ी और सुनी, इसके बाद उसको समझा और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर कोई चीज़ डाउटफुल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको बताइए कि ये सर यहाँ पर ऐसा वैसा। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कहते हैं कि जो तर्क होता है, तर्क, उससे ज्ञान निकल कर आता है। जितना आप तर्क करते हैं किसी भी विषय पर, किसी भी विचार पर, किसी भी टॉपिक पर, तो उसमें होता ये है कि कोई ना कोई नई चीज़ निकल कर आती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सीखने का ये सबसे उत्तम तरीकों में से एक है। अगर दो विद्यार्थी किसी पॉइंट पर, किसी टॉपिक पर, किसी लॉजिक पर, किसी रूल पर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वो ज़रूर निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई नई चीज़ निकल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है, मतलब रीज़न क्या करता है, रीज़न प्योरीफाइज नॉलेज। यानी जो है रीज़न होता है, जो तर्क होता है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, वो ज्ञान को शुद्ध कर देता है। कहीं पर आप कुछ सोच रहे हो, कहीं पर दूसरा कुछ सोच रहा है, जिस समय दोनों डिस्कस करते हैं तो एक ओरिजिनल चीज़ निकल कर आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसमें तर्क का कुतर्क एक शब्द जुड़ा होता है। अब तर्क का कुतर्क का मतलब कि ये होता है कि आप गलत ढंग से उसको तर्क देने लगो। जैसे गलत ढंग से तर्क का मतलब समझते हो, जैसे किसी ने कहा कि लीजिए प्रसाद, भोले बाबा का प्रसाद है, और वो गांजा पीता। तो अब भोले बाबा का प्रसाद समझ करके वो दे रहा। अब ये देखिए वो तर्क कैसा दे रहा है, मतलब कि ये जो है गांजा है, चरस है, जो भी कुछ है वो दे रहा है। तो वो कह रहा है कि ये भोले बाबा का प्रसाद है। कल को सांप ले करके डाल देगा गले में तो कहेगा भोले बाबा का प्रसाद है। तो अब ये तर्क जो दे रहा है वो ठीक नहीं है। जैसे कोई शराब पी रहा है, शराब पी रहा, भैया क्यों शराब पीते हो, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। बोले आप भी तो फल खाते हो, फल आप खाते हो कि नहीं खाते हो? बोले हाँ, बस ये उसी का रस है ये तो ये भी तो एक तर्क है कि मतलब उसने कह दिया बस उसी फलों का तो जूस है। लेकिन अब ये तर्क थोड़े तो अलग टाइप के होते हैं। जैसे दो बच्चे थे, तो वो बोले, दोनों मतलब मिठाई खाने का उनको बहुत शौक रहता था, बहुत मीठा खाते थे, पसंद भी था। तो अब दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, यार पैसा नहीं पर खाने का मन कर रहा है। हाँ, बोले पैसा तो नहीं, क्या किया जाए, कैसे क्या करें? तो बोले चलो दुकान में चल के देख लेने से क्या बुराई है, खाएंगे नहीं खाएंगे लेकिन देख तो लेंगे, देखने से कुछ तो मन भरेगा। गए, दोनों होटल के सामने खड़े हुए, जलेबियां बन रही थी बढ़िया फर्स्ट क्लास ताजी। खड़े रहे दोनों। अब जब खड़े रहे देखते रहे तो मुंह में पानी आने लगा। बोले यार क्या बताए। एक बोला, जैसे रामू बोला, रामू श्यामू दो लड़के थे, तो रामू बोला कहे ऐसा करो कि खा लेते हैं चल के, पैसे वाली बात तो बाद में आएगी ना, इससे पहले तो कोई पैसे पूछेगा नहीं, पहले खाते हैं, पैसे की बात जब बाद में आएगी देखा जाएगा। बोले चलो भाई, दोनों गए। तो अपना एक पीछे थोड़ा खड़ा हो गया, बोले इसी को रिस्क लेने दो। तो अपना रामू गया, बोले भैया जलेबी कैसी? बोले 20 रुपए किलो। बोले दे दो 250 ग्राम।
उसने दिया अपना तौल करके 250 ग्राम दे दिया, अपना खाया, खाने के बाद अपना मुंह पोछा, चलने लगा। बोला पैसे, बोले अभी दिए तो यार, ऐसे दुकानदार हो इतनी जल्दी भूल जाते हो, अभी 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 दिए 10 रुपए पैसे दिए आपको, अभी भूल गए तुरंत। बोले कहाँ दिए अभी, बोले दिए अभी। अब उनका विवाद शुरू हो गया। तब तक श्यामू आया, बोला मौका बढ़िया है, बोले भैया 250 ग्राम जलेबी दो। अब इसी बातचीत में, लड़ाई झगड़े में उसको अपना 250 ग्राम दे दिया। अब दोनों बहस कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं। जो अभी कहाँ दिए, बोले नहीं दिए, तुमने ध्यान नहीं दिए, अभी मैंने खाने से पहले दिए, ध्यान नहीं दिए। श्यामू बोला भैया तुम दोनों आपस के झगड़े में मेरा 10 करोड़ ना भूल जाना, सेठ जी इतना याद रखना। बोले नहीं तुम्हारा तो याद है मुझको। बोले ये झूठ बोल रहा। अब भाई तुम दोनों अपना मैटर समझो, लेकिन मैंने 10 करोड़ दिया वो ना भूल जाना। बोले नहीं तुमने तो दिया, तुम्हें तो याद है। तो वो कह मैंने भी दिए। अब रामू झगड़ने में लगा, अब बड़ी दिक्कत हो गई। अब देख भीड़ लग गई वहां पर, सब लोग आए, बोले क्या हुआ, बोले क्या हुआ, ये पैसे नहीं दे रहा। बोले मैंने पैसे दिए। अब वो वहीं पे श्यामू खड़ा था, बोले बताओ तुम यहाँ पे खड़े थे इसलिए पैसे दिए मुझे। देखो श्यामू बोला देखो मैं बहुत तमाम चीजों की सौगंध खाता हूँ, गंगा मैया की सौगंध खाता हूँ, भगवान जी की सौगंध खाता हूँ, इसकी खाता हूँ, उसकी खाता हूँ कि इसने पैसे दिए हैं आपको सेठ जी, लेकिन ये है कि इसने पैसे उसी तरह दिए जैसे मैंने दिए। समझना कितना बढ़िया तर्क दिया। कसम भी झूठी नहीं है, झूठ बोल भी नहीं रहा। अब पैसे अब दिए भी हैं, चूंकि जिस तरह से उसने दिए, अब चूंकि उसने भी नहीं दिए, लेकिन उसका मान रहा है। वो तो कह रहा है जैसे मैंने दिए पैसे कसम से उसी तरह इसने भी दिए। अब ये देखिए कितना इतना जबरदस्त तर्क है कि इसको टालना बहुत मुश्किल है। खैर ये कहानी एक तर्क की ओर जाती थी। तो तर्क भी देना होता है तो मतलब बहुत सटीक और जबरदस्त देना होता है। तो तर्क ऐसा हो कि लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, तर्क संगत जिसको कहते हैं, तो उससे जो चीज निकल कर आती है वो समाज में या अपने लिए लाभकारी होती है। ऊट पटांग के तर्क देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस बनाया, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से भी बनेगा। तो जब बहुत तरह से बनेगा तो फिर बहुत तरह से बनने का मतलब क्या है कि मतलब बिगड़ेगा तब तो बहुत सारे रूप लेगा, लेकिन उसका जो ऑथेंटिसिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, वो कुछ ही सेंटेंस में होती है, बहुत ज्यादा सेंटेंस में नहीं होती है। इसलिए लॉजिकली हमको पढ़ना होता है। ये ज्ञान है, ये कुछ वैसी चीज नहीं है कि इधर से बनाया उधर से बनाया और हो गया। तो थोड़ा सा अपना ध्यान से सुनिए यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और देखिए क्लास की तरह मत सुनिए। कभी कभी बच्चे क्या होता है क्लास में बैठते हैं तो वो बैठा तो है पर होता क्या है कि उसके दिमाग कहीं और चल रहा होता है। हम तो रोज देखते हैं बच्चे 70-80 बैठे हैं, 40-50 बैठे हैं, उनमें कुछ तो मन लगाकर सुन रहे हैं, ठीक, और इसके बाद कुछ क्या करते हैं, कुछ अपना बैठे हैं लेकिन सोच कहीं और रहे। वो सोच रहा है अपने खेल के बारे में, क्रिकेट के बारे में सोच रहा है, आज जाऊंगा, आज छक्का मारूंगा, कल मैं 0 पे आउट हो गया था, आज कम से कम 10-20 रन तो बना के ही लौटूंगा। ऐसे करके वो अपना सोच रहा है, किसी अन्य चीज के बारे में सोच रहा है, कहीं खोया हुआ है और बैठा सीधा है। तो हम सोचते हैं बहुत ध्यान से सुन रहा है, हम तो यही सोचा करते कि यही ज्यादा ध्यान से सुन रहा है। तो इसलिए ये सिचुएशन क्लास में रोज देखने को मिलती है। तो इसलिए वो क्लास होती है जबकि वो वर्चुअल क्लास होती है। अब यहाँ पर तो ऐसा है कि वीडियो पहुंच गया, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं। लेकिन ये सारी चीजें ठीक नहीं होती है कि आप क्लास में और ये सारी चीजें हो रही है। चूंकि एक व्यापारी था, वो भागवत सुनने गया, और भागवत सुनने जब गया तो अपना बैठा। अब उसके कपड़े की दुकान थी तो अपने कपड़े दुकान, सुबह सुबह का टाइम, उसकी दुकान खोलने का टाइम, अब वो बैठा है, सुन रहा है, पंडित जी कथा कह रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग दुकान में। अब दुकान में वो खो जाता है थोड़ी देर के लिए, सोचने लगता है। एक व्यापारी आया, पूरी तरह से बिल्कुल मेडिटेशन में चला गया। अब वो सोचता है व्यापारी आया है, कपड़ा वो बेच रहा है, वहां बैठा है, यहाँ शरीर मन वहां है।
बैठा है और बैठे बैठे क्या करता है कि वो व्यापारी जो है कपड़ा बेचने लगता है। एक आया, बोले भैया कपड़ा दे दो, ये कितने रुपए मीटर? बोले इतने रुपए मीटर है। ये 5 रुपए मीटर कपड़ा है, 50 रुपए मीटर कपड़ा है, जो भी उसने रेट बताया। उसने कहा नहीं नहीं, इतने रुपए मीटर तो नहीं, ये तो नहीं बन रहा। बोले नहीं ले लो, इतने रुपए मीटर है। बोले नहीं, 4.5 में देना हो तो बताओ, 40.5 में देना हो तो बताओ। मतलब ऐसे करके उसने रेट अपना लगाया, थोड़ा कम करके लगाया। अब क्या हुआ, वो तो यहाँ भागवत में शरीर बैठा, मन वहां पर है। तो उसने क्या किया कि अच्छा, उसने से कि लगता है कस्टमर चला ही जाएगा क्या। तो उसने किया क्या कि देखो उसकी एक्टिविटी क्या हुई, यहाँ पे थोड़ा ह्यूमरस है कि उसने बुलाया उसको कि भैया 4.5 में कपड़ा ले जा, दोनों हाथ पसार। 4.5 में कपड़ा ले जा, दोनों हाथ पसार। और आगे वाले भगत का उसने कुर्ता तीनों फाड़ मतलब हुआ ये कि वो बैठा वहां, कपड़ा वहां फाड़ रहा है, आगे जो भगत और एक सुन रहा है भागवत, उसका पकड़ के कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा ये भैया क्या कर रहे हो तुम? बोले कपड़ा बेच रहा हूँ। कहाँ कपड़ा बेच रहे हैं? यहाँ तो कथा हो रही है। बोले कथा हो रही है? अच्छा, मैंने सोचा मैंने कपड़ा बेच रहा हूँ। तो उसने कहा यार कैसे भागवत सुनते बता यहाँ बैठ। तो ये सिचुएशन कभी कभी हो जाती है। आदमी जाता है कथा भागवत में, या फिर जाता है जैसे अब ये ज्यादातर हम तो स्थिति देखते हैं बच्चों में, बैठा है खोया है, खोया है, खोया, खो गया और धीरे से सो गया वहां बैठे बैठे सो लेते हैं। और सबसे ज्यादा आगे वाली बेंच वाले ज्यादा सोते हैं। वो सोचते हैं सर जी का डायरेक्शन उधर है, उनको बता रहे, तब तक हम यहाँ पर एक नींद निपटा लेते हैं। तो आगे वाले कोने वाले साइड वाले ये चलता रहा। तो इस तरह मत सुनिए, बहुत ही वैल्यूएबल क्लास है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी ये चल रहा है, चूंकि इसके इतने यूजेज हैं और मतलब जिसको हम कहते हैं कि रिपीटिशन आता रहता है, फिर ओमिशन आता रहता है, और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार अभी यही दे रहा हूँ कि ये किसी तरह कंप्लीट हो जाए। तो देखो, बिफोर हिस्टोरिकल एम्पायर इवेंट्स कास्ट प्लेस डिनेस्टी पीरियड, इनके साथ में द का प्रयोग होता है। द इज यूज्ड बिफोर। अब जैसे होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स, या फिर हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ये तो पढ़ चुके हो। या फिर हिस्टोरिकल एज या पीरियड, ऐसे करके कुछ होते हैं जहां पर हमको हिस्टोरिकल डिनेस्टी, जहां पर हमको द का प्रयोग करना होता है। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स में आपने देखा, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे देखा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे देखा द रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण, ऐसे करके हिस्टोरिकल द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, ऐसे करके ये हिस्टोरिकल इवेंट्स चलती हैं। तो जब कभी ये आता है तो इनके साथ में द का प्रयोग किया जाता है।
चूंकि ये इतना जनरल लगता है कि हम इनको बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन जब किसी डिस्क्रिप्शन में, किसी सेंटेंस में ये कहीं पर आ जाते हैं तो वो ऐसा सेंटेंस का फॉर्म तैयार करता है, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है कि हमारा माइंड वहाँ तक नहीं जाता और हम मिस कर जाते हैं। लेकिन इनको ऐसी सिचुएशन में इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए, जैसे हिस्टोरिकल कास्ट, जैसे होता है द नीग्रोज। अब हिस्टोरिकल कास्ट की बात हो रही है, ये उसकी बात नहीं हो रही है कि हमने तो गुप्ता है, सक्सेना है, दीक्षित है, यादव है, तकदीर नद्दा लगा दो। हाँ, लगाया जा सकता है, लेकिन वो सेंस अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिस्टोरिकल कास्ट की बात हो रही है। जैसे द नीग्रोज है, द मंगोल है, द आर्यन है, ठीक है, द एस्किमोज है, ऐसे करके जो इस प्रकार के हिस्टोरिकल कास्ट होती है उनके साथ भी द का प्रयोग लगता है, यानी होता है। इसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस में जैसे द गांधी मैदान है, द नेहरू पार्क है, द व्हाइट हाउस है, ऐसे करके द पार्लियामेंट है। तो इनमें द कुतुब मीनार है, द पिरामिड्स है, इनमें आपको द लगाना होता है। तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए। इसके बाद जैसे हिस्टोरिकल एम्पायर है, अब जैसे हम कह देते हैं द मुगल एम्पायर, या फिर द रोमन एम्पायर। ऐसे किसी भी एम्पायर की हम बात करें, किसी साम्राज्य की बात करें, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक राज्य या साम्राज्य, ऐतिहासिक इमारत या भवन, और ऐसे करके जैसे हो गया हिस्टोरिकल एज, पिरामिड्स हो गया, पीरियड हो गया, और हिस्टोरिकल डिनेस्टी हो गया। तो यहाँ पर द मुगल एम्पायर और द रोमन एम्पायर या कोई भी इस तरह का एम्पायर हो, वहाँ पर एम्पायर का नाम हो वहाँ पर, तो आप द का प्रयोग इसमें करोगे। इसके बाद है जैसे द बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग के बारे में बताया, द कुतुब मीनार है, द रेड फोर्ट है, द ताजमहल है, इसमें लगाते हैं तो बिल्डिंग हो या प्लेस हो उसमें चल जाता है। इसके बाद हिस्टोरिकल एज या पीरियड। हिस्टोरिकल एज या पीरियड में जैसे होता है द विक्टोरियन एज, जैसे द न्यू स्टोन एज, द मॉडर्न एज, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाता है द ओल्ड स्टोन एज। तो एज हो या पीरियड हो, इस तरह से ये चलता है। कोई भी मतलब एक अवधि या समय या काल की हम बात करें, विक्टोरियन युग, नवपाषाण युग, आधुनिक युग, पूरा पाषाण युग, ऐसे जितने भी होंगे वो इस हिसाब से इसमें द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जैसे डिनेस्टी। डिनेस्टी का मतलब होता है वंश, हिस्टोरिकल जैसे होता है, ठीक। जैसे हम लिख देते हैं द चंदेल वंश, यानी द चंदेल डिनेस्टी। जैसे द मौर्यन डिनेस्टी, यानी मौर्य वंश, या फिर लिखा हो द कुषाण डिनेस्टी, कुषाण वंश या चौहान वंश, जो भी हो, मतलब इस तरह से डिनेस्टी जो आती है उनके आगे द लगा। अब देखो ये चीज ऐसी है कि बहुत ज्यादा यूज में नहीं रहती, ये मतलब बहुत ज्यादा हमें मिलता नहीं है, बट कभी अगर आ गया सामने, किसी भी चीज में आ गया, तो वहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ, और जब तक हम ये देखेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो फिर वो आएगा नहीं। अर्थात हमने देखे नहीं, पता नहीं कि इनके सामने लगाया अदा कि नहीं लगाया, तो ये इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इन सभी के आगे आपको द लगाना होता है। नेक्स्ट आपका है बिफोर सम फ्रेशेस।
यानी कुछ ऐसे फ्रेज और भी होते हैं जिनके साथ में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इसके बाद हाफ ऑफ, फिर जैसे लिख दिया मैनी ऑफ, फिर लिख दिया जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, या फिर बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, या फिर द मेजॉरिटी ऑफ, जो भी इस तरह से ये आपके फ्रेजेज आते हैं ऑफ से रिलेटेड, उनके बाद जो भी नाउन आएगा उनमें आपको द लगाना होता है। देखिए बहुत ही काम की चीज़ है ये, और ये अक्सर आता है, मतलब ये वो चीज़ है जो प्रयोग में आती है और हम रात दिन पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि सम ऑफ द students have not completed their HW। मान लो हमने ऐसा बोल दिया सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड। जैसे दूसरा हो गया हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड। अब देखो ज्यादातर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये गायब करते हैं, ठीक है, इतना आ गया आपके सामने हाफ ऑफ मिल्क हैज बीन सोल्ड, तो ये जरूर आपको ये लगेगा कि मिल्क तो मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ कोई आर्टिकल आता नहीं। लेकिन फिर आप कंफ्यूजन में जरूर पड़ जाएंगे। तब आपने ये नियम पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि जब इस प्रकार के फ्रेजेस होते हैं तो ऐसे फ्रेजेस के साथ में जो भी नाउन जुड़ा होता है उसमें द लगाया जाता है। तो हाफ ऑफ द मिल्क, ठीक। और ये चीज़ डिस्टर्ब जरूर करती है बच्चों को। ऐसे बहुत सारे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द पीपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, या नाइदर ऑफ हो गया, या यहाँ पर नन ऑफ द हो गया, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द पर्सन्स, ऐसे करके बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द ब्रदर्स, ये जो भी कुछ आ जाए, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स, ठीक है, कुछ भी आ जाए। तो इस तरह से जितने भी आते हैं सबके साथ में यहाँ पे आपको इसके बाद में द लगता है, यहाँ पर आपको द लगता है। जैसे हम कहते हैं नाइदर ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। तो सेंटेंस तो हम रात दिन पढ़ते हैं, पर यहाँ पर उसको बारीकी से समझने की जरूरत है कि जब हमने ये नाइदर ऑफ पढ़ा तो इसके बाद यहाँ जो नाउन आएगा उसके पहले यहाँ या इसके बाद यहाँ पे द लगाना आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें हम जानते हैं, ये चीज़ें बहुत ही एक एक करके पढ़ाई जाती हैं। लड़का उसको रोज पढ़ता है तो वो समझता है ये कॉमन है, नॉर्मल है, ये तो बन ही जाएगा। बट जब वो एक्सरसाइज में आता है, जब वो किसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पेपर को देखता है या एक्सरसाइज सॉल्व करता है, एग्जाम में देखता है, तो 100% वो सब अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं पर वो डॉज जरूर कर जाता है, धोखा जरूर खा जाता है, वही रात दिन वाली चीज में। मतलब और वो किसी के भी लिए, अगर वो चीज आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में नहीं है तो आप उसको मिस जरूर करेंगे, उस पर डाउट जरूर होगा और आप कंफ्यूजन में जरूर पड़ेंगे। और कंफ्यूजन हो या डाउट हो, उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादातर रहती है गलत की, सही की नहीं रहती है। तो ये चीज़ें आप रात दिन पढ़ते हो, चाचा चलो कोई बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को लगातार पढ़ते हैं। वो वोकैब्स पढ़ता है और ये सिंटैक्स पढ़ता है, मतलब वो कॉमन एरर्स पढ़ता है, ये वोकैब्स पढ़ता है, या वो पैराग्राफ पढ़ता है। फिर भी
अगर वो 100% अटेम्प्ट कर जाता हो एक नए क्वेश्चन पेपर को, तो बताइए, वो उन्हीं वोकैब्स में उलझ जाता है, वो उन्हीं एरर्स में उलझ जाता है। तो क्यों ऐसा है? अगर तुम ये जानते हो, सबको आता है, सब पता है, और देखिए ये ऐसी चीज नहीं है, सैकड़ों बार हमारे सामने ये चीजें आ चुकी होती हैं, और फिर भी हम इनमें कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं पर हम मिस कर जाते हैं, और ये चीज हम उस समय करेक्टली समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है, और पढ़ते रोज हैं, हमेशा पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर आपको जरूर डिस्टर्ब करती है। इसलिए इसमें बहुत याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम इसको लर्न करें बैठकर बच्चों की तरह, नहीं, मतलब एक कांस्टेंट प्रैक्टिस। कांस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब हर रूल को, हर पॉइंट को, मतलब एक तरह से रेगुलरली टच करना, और अगर रेगुलरली आप इसको टच करते हो, यानी इसके टच में बने रहते हो, तो वेरी सिंपल, तुरंत आ जाएगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें बताई गई, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये वो चीज नहीं है कि बहुत टफ हो, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत आसान हो, इजी भी नहीं है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद बिफोर यूनिट्स, यानी जिससे हम कोई चीज मेजर करते हैं, माप तौल संबंधी, जैसे हम ये कह दें कि राइस इज सोल्ड बाय द किलो, समझना, यानी ये यूनिट है और इसके पहले ये दा है। जैसे हम कहते हैं बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, ये यूनिट है और ये द लगा हुआ है। जैसे हम कहते हैं मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ये यूनिट है और ये द लगा हुआ है। ऐसे तमाम चीजें हो जाती, किलो हो गया, लीटर हो गया, डजन हो गया। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, अब ये मीटर है और ये यूनिट है और ये द लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप यूनिट के आगे आपको द लगाना होता है। कब? जब यहाँ राइस इज सोल्ड बाई द किलो। लेकिन एक चीज समझना जरा, जैसे हम यहाँ पर ये कह दें कि राइस इज सोल्ड बाय द किलो, ये यूनिट है, तो यूनिट यहां पर ये चीज है। लेकिन यहां पर जैसे आ जाए रेट, अगर हम रेट की बात करें, रेट की बात, तो जैसे हम कहते हैं राइस इज सोल्ड, ठीक, ₹30, और फिर कर दिया जाए 1 किलो, तो यहां 10 सूट नहीं करेगा, यहां पर आपका 10 सूट नहीं करेगा। राइस इज सोल्ड ₹30 अ किलो, इसका मतलब हो गया कि चावल 30 रुपए प्रति किलो बिकता है। और यहाँ पर लिखा है चावल किलो से बेचा जाता है, किलो की माप से बेचा जाता है, किलो की माप से बेचा जाता है। राइस इज सोल्ड बाय द किलो। तो यहाँ पर देखो, इसका सेंस अलग है, इसका सेंस अलग है। ये यूनिट बताता है, मेजरिंग बताता है ये कि माप कैसे की जाती है, और यहाँ पर रेट बताता है। तो जब कभी ऐसा आता है तो इसमें सारी चीजों में एक चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो ए होता है वो 1 का सेंस रखता है, मतलब 30 रुपीज अ किलो, यानी 30 रुपए प्रति किलो बिकता है। और ये ए का यूज आप कई तरह से पढ़ भी चुके हो, तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस है। और यहाँ पर मैं जानता हूं, यहाँ पर लड़का गलत करता है, मुझे पता है, और जो गलत करता है उसको भी पता होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। जिसने गलत किया होगा उसको भी पता होगा, मुझे ही थोड़ी पता है सब कुछ। तो जिससे गलत हो जाता है, जो कंफ्यूज होता होगा, सारे तो क्लियर नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर जब ये आ जाता है राइस इज सोल्ड बाई अ किलो करोगे तो गलत हो जाएगा, राइस इज सोल्ड 30 रुपीज द किलो करोगे तो गलत हो जाएगा। तो राइस इज सोल्ड ₹30 अ किलो और राइस इज सोल्ड बाई द किलो, फर्क है। इसी तरह से यहां भी हो सकता है मिल्क इज सोल्ड और ₹50 अ लीटर, मतलब 50 रुपीज प्रति लीटर बिकता है। और यहां पर लिखा है मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी मिल्क जो है
लीटर के द्वारा बेचा जाता है, उसमें कौन सी बात है। तो इस तरह से चलता है। अब यहां पर देखते हैं, तो इस नियम को जरा गौर करना और ध्यान देना। फिर यहां पर जैसे यूनिवर्सिटीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, गौर करना, इंपॉर्टेंट रूल। बिफोर यूनिवर्सिटीज, बिफोर यूनिवर्सिटीज हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कैसे करते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, या फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ झांसी, फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। अब तुम क्या समझते हो, क्या मैं शाम तक यूनिवर्सिटी के नाम लिखता रहूंगा? अरे हो गया, इसी में समझना है तुम्हें कि मतलब द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। जब हम ऐसे लिखेंगे, समझना, जब हम इस तरह से लिखेंगे तो इसके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको द का प्रयोग करना है। यानी इसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पटना और यूनिवर्सिटी ऑफ झांसी, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ झांसी, द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, मतलब इस तरह से आपको द का प्रयोग करना है। लेकिन अब जरा यहाँ पॉइंट की बात है, अगर ये चीज आगे चली जाएगी, ये चीज आगे चली जाएगी, ये आगे चली जाएगी, तो फिर ये नहीं लगेगा। गौर करने वाली बात, समझने वाली बात है। पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, जब आप लिखते हो पटना यूनिवर्सिटी, द का प्रयोग नहीं लगेगा। जब आप लिखते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, द का प्रयोग नहीं होगा। जब आप करते हो मगध यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, द का प्रयोग नहीं होगा। या फिर द कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, द का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ मगध, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। लेकिन अगर वो इससे आ जाए तो फिर यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखो। तो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, और इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है। जब यूनिवर्सिटी के साथ किसी पर्सन का नाम जुड़ा होता है, मतलब कैसे, जैसे आप लिखते हो कि किसी का नाम, जैसे आप यह लिखते हो CSJM यूनिवर्सिटी, CSJM यूनिवर्सिटी, तो ये आपका नाम है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। जैसे हम लिख दें JNP यूनिवर्सिटी, तो यहां पे द नहीं लगेगा। मतलब जब किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है तो वहां पर यूनिवर्सिटी के साथ द का प्रयोग नहीं होता, सीधे रहेगा CSJM यूनिवर्सिटी या JNP यूनिवर्सिटी, मतलब जयप्रकाश नारायण, JPN, यहाँ पे JPN करके जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी ऐसे करके होगा। ये JNP हो, हम कहते हैं जय नारायण परिहार यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी हो सकता है। कुल मिलाकर पर्सन का नाम होगा तो नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे ऐसे किया, द यूनिवर्सिटी ऑफ JPN, यानी जयप्रकाश नारायण, मतलब द यूनिवर्सिटी ऑफ जयप्रकाश। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो हम इसमें द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसको उल्टा प्रयोग कर दें। नहीं, उल्टा प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि ये CSJM यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज का पर्सनल विश्वविद्यालय नहीं है, किसी जयप्रकाश नारायण का हो सकता है वो विश्वविद्यालय नहीं है, अर्थात उसके नाम से। जबकि ये पोजीशन बताने लगता है, पोजीशन बताने का मतलब हो गया कि जयप्रकाश नारायण का विश्वविद्यालय, उसका विश्वविद्यालय नहीं है, उसके नाम से होता है। भाई जैसे हमने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम सिर्फ लिखा जाएगा तो द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कोई कहे कि उल्टा कर दें द म्यूजियम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो दोनों में फर्क समझ सकते हो।
भाई दोनों में फर्क ये हो गया कि जैसे नेहरू जी का ही वो म्यूजियम है, भाई गांधी पार्क कहा जाता है, नेहरू मैदान, गांधी मैदान ये कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता द मैदान ऑफ गांधी, अर्थात वो गांधी जी का मैदान है, पट्टा है उनको बैनामा, ऐसा नहीं लगता। द पार्क ऑफ नेहरू मतलब नेहरू को पार्क है, नेहरू जी का पार्क है वो, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ कोई मतलब प्लेसमेंट होता है, कोई मतलब कोई रोड होता है और कोई पार्क होता है, कोई गार्डन होता है, तो किसी व्यक्ति के नाम से होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के नाम से ये उसी का है, तो इसको पलट करके यूज ऐसा नहीं करना। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो इस विषय पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है फिर कॉमन प्लेसेस। अब कॉमन प्लेसेस में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जैसे हॉस्पिटल है, प्रिजन है, टेम्पल है और चर्च है, स्कूल है, कोर्ट है, या फिर बेड है, बेड मतलब वही सोने वाला बेड, और इसके बाद जैसे जेल वगैरह है। कुछ भी अगर इस तरह के कॉमन प्लेसेस हैं तो इनमें एक रूल होता है कि इनमें हम द का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस में नहीं करते, नॉर्मल मोड पे नहीं करते हैं। जैसे हम ये कह देते हैं कि ही गोज टू, जैसे कर देते ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कभी अपने मूल उद्देश्य लेकर के किसी जगह पे जाते हैं या जाने की बात करते हैं, किसी मूल उद्देश्य मेन पर्पज को लेकर के जब हम इसकी चर्चा करते हैं या जाते हैं, तो फिर हम द का प्रयोग नहीं करते। और कोई डिफरेंट पर्पस होता है, कोई पार्टिकुलर पर्पस होता है, और फिर उसको लेकर हम इनकी बात करते हैं या किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं, तो फिर वहां पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपको स्कूल के आगे द का प्रयोग नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मिस्टर आर.डी. सक्सेना went to the school to complain against some rowdy boys, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, मिस्चीवियस बॉय या नॉटी बॉयज मतलब कुछ भी डाल सकते हो। तो मिस्टर आर.डी. सक्सेना वेंट टू द स्कूल। अब देखिए वो जो मेन उनका पर्पस, जो मेन पर्पस रहता है, जैसे यहाँ पर बच्चे का मूल उद्देश्य कि वो पढ़ने जाता है और प्रतिदिन जाता है। ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock AM, मतलब वो 10 बजे स्कूल जाता है। तो ये अपने मूल उद्देश्य को लेकर जाता है, मेन पर्पस को लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर इनका ऐसा नहीं, ये तो एक डिफरेंट पर्पस है। जैसे हम कहते हैं माई मदर गोज टू टेम्पल एट 7, कितना लिख दिया, ये 7 AM लिख दिया, मतलब 7 AM जाती है। तो यहां पर ये शो करता है कि मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है। अब प्रतिदिन मंदिर जाने का मतलब क्या, मूल उद्देश्य यानी ईश्वर की पूजा करना। लेकिन अगर हम ये कह दें कि शी मेट मी एट द टेम्पल, तो यहां पर यूज द का सही है, यहां पर यूज द का नहीं होगा, पर यहां पर यूज द का बिल्कुल सही है। तो यहां पर हो गया सी मेट मी एट द टेम्पल, वो मुझे मंदिर पर मिली। तो यहां पर मंदिर पर मिलने या मंदिर जाने या मंदिर के आसपास होने का सेंस ये है कि ये अकस्मात हुआ, कोई डिफरेंट पर्पज से मिला। ये जैसे सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, कुछ मजदूर मंदिर की मरम्मत करने मंदिर जा रहे हैं, तो यहां पर द लगेगा। अगर मूल उद्देश्य के लिए होता है तो वहां पर नहीं। जैसे स्टूडेंट मूल उद्देश्य स्कूल का, पुजारी मूल उद्देश्य मंदिर का, कैदी मूल उद्देश्य जेल का, और वकील या जज अन्य कोई
इससे रिलेटेड मूल उद्देश्य कोर्ट का। तो ऐसे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कि हम जब मूल उद्देश्य लेकर बात करते हैं तो उसमें द का प्रयोग नहीं होता है। बट हम अगर पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, कोई डिफरेंट सेंस लेकर के करते हैं, तो फिर हमारे इन सभी कॉमन प्लेसेस के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे हम यहां पर देख लें, हिज ब्रदर इज इल एंड स्टिल इज इन हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हो गया उसका भाई बीमार है और अभी भी अस्पताल में, तो ये हॉस्पिटल में यहां पर आपको द का प्रयोग नहीं करना है। और जैसे ये होता है कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। सी माई फ्रेंड कर सकते हो या सी माई सिक फ्रेंड कर सकते हो, यानी मैं अपने बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल। तो जब यहां देखिए ये मेन पर्पज है, क्योंकि बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा ही। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो जो है या मैं अस्पताल गया अपने मित्र से मिलने या मित्र को देखने की उसकी हालत कैसी है, तो यहाँ पर मेरा पर्पस हॉस्पिटल की एक्टिविटीज या जो वहाँ पर प्रोसेस होती है उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने मित्र की कंडीशन को देखना है। तो यहाँ पर आपका द लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपका द नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, याद रखी जा सकती है, लेकिन कॉमन के साथ साथ आपका स्पेशल भी है। बिल्कुल, तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से आपको गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें आप ऐसे वीडियो के माध्यम से या ऐसी क्लास के माध्यम से ये चीज़ आप सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, तो बेनिफिट तो होके ही रहेगा, वो मतलब मिसयूज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ उसका लाभ आपको न मिले। इसके बाद बिफोर बॉडी पार्ट्स, कुछ मतलब ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जब हम बॉडी पार्ट्स के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे होता है कि ही या आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, मैंने उसको कंधे पर थपथपाया। तो शोल्डर बॉडी पार्ट है और यहां पर द का प्रयोग आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ही वॉज हिट ऑन द फेस, इसका मतलब हो गया ही वॉज हिट ऑन द फेस, मतलब उसको चेहरे पर चोट लगी। ठीक, या फिर जैसे कहते हैं द ब्रिक हिट ऑन द फेस, द ब्रिक हिट, ऐसे करके ब्रिक हिट हिम ऑन द फेस, ईट उसके चेहरे पर लगी, ऐसे करके यहां पर देखिए फेस के आगे ये हो गया। फिर जैसे हम कहते हैं कि समवन हिट हिम ऑन द लेग, तो ये बॉडी पार्ट्स के साथ में आ जाता है कभी कभी। और जैसे कभी हो जाता है ही हिट जॉन, और फिर हो जाएगा ऑन द फेस, ऐसा भी आ जाता है। जब ये चीज आ जाती है तो इस जगह पे ध्यान रखना पड़ता है कि यहां पर द लग गया। लेकिन जब कभी पजेसिव केस आ जाता है किसी बॉडी पार्ट के आगे, तो द फिर नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? जैसे पजेसिव केस का मतलब आ जाए कि यहां पर आपको हिज देना है, तो फिर पजेसिव केस में फिर आपका हिज फेस, या इसी को बना दिया जाए, जैसे ही हिट ऑन, फिर ऐसे कर दिया जाए जॉन्स फेस, ही हिट ऑन जॉन्स, तो ऑन द जॉन्स फेस नहीं होगा, ही हिट ऑन द जॉन्स फेस नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, और ये आपका पजेसिव, ये पजेसिव केस में नाउन है, पजेसिव केस।
ये पॉजिटिव केस है आपका। तो ऐसी सिचुएशन में आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव केस या योर या ही जैसा कुछ नहीं दिया है तो फिर बॉडी पार्ट के आगे आपको द का प्रयोग करना होता है, बस ये ध्यान रखना आपको। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है तो फिर हिज द फेस या द हिज फेस या ऑन द हिज फेस ऐसा करना नहीं है, या ही हिट ऑन द जॉन्स फेस ऐसा करना नहीं है, क्योंकि यह पॉजिटिव केस किस श्रेणी में आता है और ऐसे में आपको द का प्रयोग नहीं करना है। तो आज की क्लास यहीं तक, ये मैंने लिख दिया ओवर, ठीक। और आप इसका एंजॉय करिए, इसका आप लाभ उठाइए और इसको पढ़िए और बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुन करके। हाँ, तो मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि कमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसमें आपको कोई रीजनेबल कोई चीज़ अगर वाकई में नहीं आती है या समझ में नहीं आई है तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में डाल करके अपनी राय बता सकते हैं या राय ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, सबको देखता हूँ, और चूँकि बहुत सारे कमेंट करते हैं बच्चे, लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं होता जिसमें मुझे कोई लंबा डिस्कशन करना हो। या तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ जा कर के कमेंट डाल सकते हैं उस चैनल में, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि हो जाता है कभी कभी कोई चीज़ मान लीजिए उसको डाउट कर रही है तो पूछ लेना और ज़रूरी होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं ऑलरेडी आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ, आप पूरी तरह से फ्री हैं इसके लिए, पूछ सकते हैं, उसका जवाब कोशिश करूँगा कि आपको मैं सेटिस्फाई करूँ। तो सारे बच्चे मस्त रहिए, आनंद उठाइए और मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पढ़ते रहिए। मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। तो इसलिए उसमें मैंने अभी कल के क्लास में कुछ पंक्तियाँ डाली हैं, उनको पढ़िएगा, समझिए, बहुत ही गहरी पंक्तियाँ हैं। फिलहाल यहीं तक और सभी बच्चों को शुभकामनाएं।